और इस वक्त रोजगार मेले से प्रधानमंत्री संबोधित करें, आपको सीधे ले चलते हैं। चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना। 2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज युवाओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो 10 साल पहले उपलब्ध तक नहीं थे। हमारे सामने स्टार्टअप्स का उदाहरण है। स्टार्टअप को लेकर आज भारत के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब तैयार की हैं। इसी तरह ड्रोन इंडस्ट्री है। आज एग्रीकल्चर हो या डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना, ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन फ्लाइंग से जुड़ रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि बीते 8-9 वर्षों में कैसे देश के स्पोर्ट्स सेक्टर का कायाकल्प हो गया है। आज देश भर में नए स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, नई एकेडमी तैयार हो रही है। इनमें कोच, टेक्नीशियन, सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ रही है। देश में स्पोर्ट्स का बजट 2 गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल से कहीं ज्यादा है। ये सीमित दायरे वाला मामला नहीं है। आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर पैदा करने वाला अभियान है। आज आधुनिक सैटेलाइट से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक भारत में ही तैयार हो रही है। बीते 8-9 वर्षों में देश में 30,000 से ज्यादा नए और सुरक्षित LHB कोचेज बनाए गए हैं। इनके निर्माण में जो हजारों टन स्टील लगा है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स लगे हैं, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं। मैं आपको भारत की टॉय इंडस्ट्री का भी उदाहरण दूंगा। अभी जितेंद्र सिंह जी ने उसका उल्लेख भी किया। दशकों तक भारत के बच्चे
विदेशों से इंपोर्ट किए गए खिलौनों से ही खेलते रहे। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। 3-4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए। हमारे देश में दशकों तक ये अप्रोच भी हावी रही कि डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ आयात किए जा सकते हैं, बाहर से ही ला सकते हैं। हम अपने तो 71,000 नौजवानों को आज रोजगार लेटर जारी किया गया। इसी सिलसिले में तकरीब के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। और आगे बढ़ते हैं, रोजगार मेले के सिलसिले में जम्मू में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज कृष्ण पाल भी इस तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों की फलाह बहबूदी को लेकर काफ़ी संजीदा है। भर्ती का अमल जारी है और 1 साल के दौरान तकरीबन 10 लाख नौजवानों को मुलाज़मत 22 को शुरू हुआ था और ये सिलसिला जारी है। तकरीबन 71,000 नौजवानों को आज तकर्रुरी लेटर फराहम किए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्रों को प्रदान करने के लिए रोजगार मेला कार्यक्रम एक बार पूरे देश में आज 13 अप्रैल 2023 को आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 71,000 नवनियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर में चयनित भारत सरकार के तहत नई भर्तियों के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर होगी। नए भर्ती किए गए अधिकारी उस समय सरकार में कार्यभार ग्रहण करेंगे जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है और उन्हें अगले 25 वर्षों के अमृत काल के दौरान देश की जनता की सेवा करने का 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब को राजौरी के वेरीपटन इलाके में एलओसी पर एरियल ऑब्जेक्ट्स की मुश्तबा नक्ल हरकत की इतला मिली थी। इसके बाद इलाके का मुहासिरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान ड्रोन की नक्ल हरकत का पता लगाया गया। ड्रोन से 5 भरी हुई AK मैगजीन, कुछ नकदी और एक सीलबंद पैकेट बरामद हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए की नकद रकम, 131 राउंड, 5 मैगजीन और दीगर मवाद बरामद किया गया है। लोगों ने सुंदरबनी पुलिस और आर्मी यूनिट सुंदरबनी को मुतल्ला किया था। इसके बाद यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सुंदरबनी सेक्टर का ये मामला है। और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर दिल्ली में आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद होगी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग मुनक्किद होने वाली है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के अलावा DGP, होम सेक्रेटरी और वजारत दाखिला के आला हुक्काम, इंटेलिजेंस एजेंसियों और नीम फौजी दस्तों के ओहदेदार शरीक होंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ G20 इजलास के सिलसिले में भी बातचीत होगी। वादी कश्मीर में रवां साल रिकॉर्ड तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। हालात में आई बेहतरी के बाद सयाहत की सनत वापस पटरी पर लौट आई है। इस बीच श्रीनगर में वाक़े शोहर आफाक बाग गुललाला में भी भारी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। इस साल
ट्यूलिप गार्डन में 3,60,000 सयाहों की आमद का गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। सिर्फ 25 दिनों में ही 3 लाख से जायद सयाह ट्यूलिप गार्डन की सैर कर चुके हैं और यह तादाद मुसलसल बढ़ रही है। कश्मीर में जून से अप्रैल तक सयाहती सीजन को पहले से शुरू करने का ये इरादा ट्यूलिप गार्डन के खुलने से पूरा हो गया है। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। इमाम साहब अल्जमा एजुकेशनल सेंटर लंगशे करगिल में 21 माह रमज़ान के मुनासिबत से शब कदर मनाई गई। यहाँ रात भर दुरूद अस्कार की महफिलें आरास्ता हुई और लोगों ने खुसूसी इबादत का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ जमा हो गए थे। मौलाना लियाकत अली ज़ाकिरी भी इस इज्तिमा में शामिल थे। मरकजी हुकूमत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुवारकपा NISR लेह लद्दाख के लिए मुख्तलिफ सतहों पर 45 नई असामियों की मंजूरी दी है। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए NISR के डायरेक्टर डॉक्टर पद्मा गुरमित ने कहा कि 45 नए ओहदों की तख्लीक यहाँ के निज़ाम तिब ख़ास तौर पर इंस्टीट्यूट के लिए एक तारीखी मौका है। मंजूर पोस्टों में से 18 शुवारकपा ग्रुप A प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल अफसर के ओहदे हैं। 4 जदीद एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए हैं और एक रिसर्च अफसर हर्बल गार्डन के लिए और बाकी इंतज़ामी और तकनीकी ओहदे हैं। इंस्टीट्यूट के अमले और तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर मुतल्लिक़ीन का शुक्रिया अदा किया। हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुवारकपा के लिए 45 पोस्ट हमें स्वीकृत किया है, जो इसमें से अधिकतर पोस्ट जो है सीनियर लेवल के पोस्ट है, जिसमें हमारे 2 प्रोफेसर, उसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर 2, उसी तरह से मेडिकल ऑफिसर 4 हमें मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर हमें लगभग 10 मिला है। उसके साथ ही फिर मॉडर्न मेडिसिन के 4 लोग और उसी तरह से हमें मिला है आपके हर्बल गार्डन के लिए रिसर्च ऑफिसर का पोस्ट और उसके साथ ऑफिस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो टेक्निकल स्टाफ बाकी हेल्प के लिए चाहिए, ऐसे हमें लगभग 14 पोस्ट मिला है। कुल मिला के हमें 45 पोस्ट भारत सरकार की तरफ से स्वीकृत हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से अब तक लद्दाख में पोस्ट क्रिएशन में सबसे ज़्यादा क्रिएशन भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और हमें खुशी है जो हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुवारकपा, जिसकी स्थापना लगभग आज से 2-3 साल पहले हमने शुरू किया था, जिसका पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में उनके द्वारा निर्णय लिया गया था। उसके बाद कैबिनेट के अप्रूवल से 2019 के नवंबर में यह निर्णय हुआ कि हमारे लद्दाख में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुवारकपा की स्थापना होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य शुवारकपा चिकित्सा पद्धति में उपचार, एजुकेशन और रिसर्च के साथ साथ पब्लिक हेल्थ को भी एड्रेस करने के लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई है। तो हमने रिलेटिवली इस इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी मेहनत की है और एक छोटे से शॉर्ट समय में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सारे काम लगभग हो गया है। उसके साथ हमारा जितना भी बाकी सरकारी रेगुलेशंस में जाना है, जैसे कि हमें इसको एफिलिएशन, हम अपने जो एजुकेशन स्टार्ट किया उसका एफिलिएशन हमने लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ किया है और साथ में हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU किया है ताकि हम रिसर्च को भी साथ साथ लेके चले। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में हमारे जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में काम करने वाले लोग हैं, हमारे मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी और साथ में हमारे MOS डॉक्टर मुंजापारा जी और हमारे सीनियर अफसर जितने भी हैं, सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। सयाहत के शोबे को लेकर गुरेज में पिछले 2 सालों से एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। इस सरहदी खित्ते में अगरचे अभी भी नदी नाले और
चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। इसके बावजूद सयाह गुरेज पहुंचने शुरू हो गए हैं। बीकन की जानब से बाडीपुरा गुरेज सड़क को पिछले 2 सालों से रिकॉर्ड वक्त में खोलने के बाद ये तब्दीली देखने को मिली। सयाहत के शोबे में आई इस मुस्बत तब्दीली को लेकर मकामी लोग काफ़ी खुश हैं। सयाहों का कहना है कि बर्फ से ढकी गुरेज वादी को देखने के लिए वो सीजन से पहले ही गुरेज पहुंच गए हैं। कि आप जानते हैं कि गुरेज का रोड जो है 6 महीने बंद कटअप रहता था, लेकिन पिछले 2 सालों की हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर उवैस साहब या हमारे एसडीएम उनकी एफर्ट्स की वजह से गुरेज का रोड जो है पिछले 2 साल में मार्च में खुला, जिसकी वजह से हमारे गुरेज के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए एक रोज़गार खुल गया टूरिज़्म का। जो इस टाइम मैं गुरेज में हूँ, तो इससे पहले गुरेज मई के मंथ में ओपन होता था, बट इस ईयर ये मार्च में ओपन हुआ है। तो मैं इस टाइम यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा ऑफबीट डेस्टिनेशन है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस टाइम आप इस मंथ में अगर राजधान पास क्रॉस करते हो तो काफ़ी पूरी स्नो कवर्ड पीक्स के बीच में से आप आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस साल वादी गुरेज के लिए एक खुशाइन बात ये रही कि मौसम ने काफ़ी साथ दे दिया, खासकर मार्च में, और खोला गया, जिसके लिए हम BRO के मशकूर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सब डिवीज़न के ऑफिसरान हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत, काविशों और कोशिशों से रोड को खोला। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि रोजगार को लेकर आज लेटर जारी किए गए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी इस वक्त खिताब करें, आपको सीधे लिए चलते हैं। ग्रासरूट लेवल पर इकोनॉमी की ताकत बढ़ाने में माइक्रो फाइनेंस का कितना महत्व होता है, माइक्रो फाइनेंस कितनी बड़ी शक्ति बनकर के उभरता है, ये हमने इन 8-9 साल में देखा है। बड़े बड़े अपने आप को महारथी मानने वाले, बड़े बड़े अर्थशास्त्र के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े मालेतुजारों को फोन टेप कर करके लोन देने वाली की आदत वाले लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनेंस की ताकत को नहीं समझ पाए। आज भी ये लोग माइक्रो फाइनेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको देश के सामान्य नागरिक के सामर्थ्य का समझ ही नहीं है। साथियों, आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं विशेष तौर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग रेलवे, तो कुछ लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिल रहा है। ये आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का अवसर है। देश 2047 में 2047 में जब आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैं जानता हूं, आज आपकी जो उम्र है, ये आपके लिए सच्चे अर्थ में अमृतकाल है। आपके जीवन का ये 25 वर्ष देश एकदम से तेज गति से आगे बढ़ने वाला माहौल वाला है, और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखंड में, कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेवारी ले रहे हैं। आपका एक एक कदम, आपके समय की एक एक पल देश को तेज गति से विकसित भारत बनाने में काम आने वाली है। आज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपनी यात्रा भले शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा अपने आप को एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले 5 साल से 10 साल से जब से समझने लगे हैं, क्या महसूस करते थे, सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अखरता था, सरकार का कौन सा व्यवहार आपको अच्छा लगता था। आप भी ये जरूर मन में मानिए कि जो बुरे अनुभव आपको आए हैं, आपके रहते हुए
किसी भी देश के नागरिक को बुरा अनुभव नहीं आने देंगे। जो आपको बीती होगी, आपके कारण किसी को नहीं बीतेगी। यही बहुत बड़ी सेवा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को आप पूरा करें, अपने आप को योग्य बनाएं। आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानवीय के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है, प्रेरित भी कर सकता है, उसको निराशा की गर्त में डूबते हुए बचा भी सकता है। इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है साथियों? आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकारात्मक प्रभाव हो। आपके काम से सामान्य मानवीय का जीवन बेहतर हो, व्यवस्थाओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। मेरा आप सबसे एक और आग्रह है, आप सबने कड़ी मेहनत से ये सफलता हासिल की है, लेकिन सरकारी नौकरी पाने के बाद भी सीखने की प्रक्रिया को रुकने ना दें। कुछ नया जानने, नया सीखने का स्वभाव आपके कार्य और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और साथियों, मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। मैं बड़ा विद्वान हूं, मुझे सब आता है, सब मैं सीख चुका हूं, ऐसा भ्रम लेकर के न मैं पैदा हुआ हूं न काम करता हूं। मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूं, हर किसी से सीखने का प्रयास करता हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।